इस वीडियो में बात करते हैं कि विभव कूप के अंतर्गत यानी कि विभव कूप के अंदर या हम कह चुके हैं परिबद्ध क्षेत्र में कण की गति है, तो उस कण की गति का समीकरण क्या होगा। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कण ए व बी दोनों टर्निंग पॉइंट के बीच में ही गति करता है, अर्थात कण बाउंड स्टेट है। कण की अवस्था कैसी है? बाउंड स्टेट है, यानी कि बद्ध अवस्था है, बद्ध अवस्था, बाउंड स्टेट। और कण जो है इस विभव कूप के अंदर ही गति करने में समर्थ है, यानी कि कण इस विभव कूप से, कण की ऊर्जा इतनी नहीं है कि वो इस विभव कूप से बाहर निकल सके। तो कण की गति की विवेचना करने के लिए इस बिंदु को हमने लिखा था x0, यानी कि x इक्वल टू x0, x0 के निकट u अक्ष का टेलर श्रेणी से प्रसार करने पर, टेलर श्रेणी से प्रसार करने पर u अक्ष इक्वल टू u अक्ष एट x इक्वल टू x0, यानी कि हम ऑलरेडी एक टेलर श्रेणी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए u अक्ष का टेलर श्रेणी से प्रसार करने पर u अक्ष एट x इक्वल टू 0, इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट u अक्ष 0 भी लिख सकता हूँ, u अक्ष 0, यानी कि x0 की स्थिति पर, यानी कि यहाँ पर मैंने x इक्वल टू 0 लिखा है, ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में। पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं कि x इक्वल टू x0 पर टेलर श्रेणी से प्रसार करने पर u अक्ष 0 प्लस डेल u अपॉन डेल x एट x इक्वल टू x0 इंटू x माइनस x0 प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर एट x इक्वल टू x0 x माइनस x0 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो देखिए प्लस ये आगे एंड सो ऑन, इसी प्रकार से ये श्रेणी आगे चलती रहती है। तो टेलर श्रेणी से प्रसार करने पर हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होती है। तो इस समीकरण के आधार पर अब हम ये कह सकते हैं कि टेलर श्रेणी में हम ऑलरेडी, टेलर श्रेणी में यदि हम यह मान रखें कि इस पॉइंट पर मैंने कहा था कि स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है, क्योंकि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम था, और यहाँ पर इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। तो गतिज ऊर्जा के बारे में एक बार हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल ये बात करते हैं कि इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। और न्यूनतम के लिए मैंने कहा था कि यहाँ पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वह स्पर्श रेखा अक्ष के समांतर आती है, अर्थात उस स्पर्श रेखा का ढाल 0 होता है। और दूसरी बात, यहाँ पर कण पर कार्यरत बल भी 0 होता है, अर्थात, और दूसरी बात हम इसको पहले तरीके से, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान क्या हो गया? 0 होता है, यानी कि x इक्वल टू x0, जहाँ पर कण की स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन, यानी कि प्रथम डेरिवेटिव 0 होता है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स x इक्वल टू x0 पर स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी न्यूनतम है, न्यूनतम है, न्यूनतम तब डेल u अपॉन डेल x एट x इक्वल टू x0 इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। और ये तो हो गया इसका फिर फिजिकल मीनिंग। मैथमेटिक्स में आप ये पढ़ते आए हो कि मैक्सिमा और मिनिमा जहाँ पर होता है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 हो गया। दूसरा डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, मिनिमा जहाँ पर होता है वहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, एक पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि मिनिमा जहाँ पर होता है, वहाँ पर निम्निष्ठ जहाँ पर होता है, वहाँ पर प्रथम डेरिवेटिव 0 होता है और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो देखिए u x इक्वल टू u x 0
प्लस हाफ के x माइनस x जीरो का स्क्वायर प्लस इस प्रकार से, क्योंकि ये टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, k। तो k आ गया 1/2, फैक्टोरियल 2 का मान 2, तो 1/2 k x माइनस x जीरो का होल स्क्वायर। आगे की टर्म्स एंड सो ऑन। अब मैं कह देता हूं कि यदि आगे की टर्म्स नेग्लिजिबल हैं, आगे की टर्म्स नेग्लिजिबल हैं, मैं उनको छोड़ देता हूं तथा यू एक्स जीरो इक्वल टू यू जीरो, तब क्या आ जाएगा, यू एक्स इक्वल टू यू जीरो प्लस हाफ के एक्स माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान हमारे पास ये प्राप्त होता है यू जीरो प्लस हाफ के इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर, आगे की टर्म्स को नेग्लेक्ट करने पर, यानी कि उच्च घात के पदों को, उच्च घात वाले पदों को नगण्य छोड़ने पर, वाले पदों को नगण्य मानने पर, तो ये मान हमारे को प्राप्त होता है यू एक्स इक्वल टू यू जीरो प्लस हाफ के एक्स माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर। अब देखिए, यदि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा ये यू जीरो थी, ये एक कांस्टेंट मान था, यदि यू जीरो इक्वल टू शून्य है, यू जीरो यदि एक्स इक्वल टू एक्स जीरो इक्वल टू शून्य है, एक्स जीरो इक्वल टू क्या आ गया, शून्य। अब इस स्थिति पर बात करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स जीरो इक्वल टू क्या ले लिया हमने, जीरो ले लिया, ये सॉरी एक्स जीरो इक्वल टू जीरो, तथा यू जीरो इक्वल टू क्या है, शून्य है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो x इक्वल टू शून्य वाली अवस्था है उस पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है, शून्य है। तब यू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। यह मान हमारे को स्थितिज ऊर्जा का प्राप्त होता है। यदि कण किसी परिबद्ध क्षेत्र में गतिशील है तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान यू एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर हमारे को प्राप्त होता है। देखिए, यू एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यू एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यह मान हमारे को स्थितिज ऊर्जा का प्राप्त होता है। अब इस समीकरण को यदि हम ध्यान से देखें तो यह एक परवलय का समीकरण होता है, यानी कि परवलय, पैराबोला। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि परिबद्ध क्षेत्र में यदि कण गतिशील है या संरक्षी बलों के अंतर्गत यदि कण गतिशील है तो कण की गति परवलयाकार होती है, परवलयिक विभव कूप में होती है। यानी कि इस विभव कूप की आकृति कैसी आएगी, परवलयाकार आएगी, पैराबोलिक शेप की आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कण की स्थितिज ऊर्जा का वक्र परवलयिक होता है। अब हम ये बात आगे करते हैं कि इस प्रकार के परवलयिक क्षेत्र में यदि कण गतिशील है तो कण की गति का समीकरण क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि कण की गति विभव कूप में है, परवलयाकार विभव कूप में है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि कण जो है पैराबोलिक पोटेंशियल वेल में मोशन में है, परवलयाकार विभव क्षेत्र में गति कर रहा है। तो परवलयाकार विभव क्षेत्र में गतिशील कण के लिए गति का समीकरण यदि निकालें तो वह क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए, यू एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ तक। तो यू एक्स इक्वल टू क्या आया था, हाफ के एक्स स्क्वायर। और हम स्थितिज ऊर्जा तथा बल के बीच में रिलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। यहाँ पर मैं डायरेक्ट F ही लिख रहा हूँ, तो F इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। तो इसका यदि हम अवकलन करें तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स। तो F इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के एक्स। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि x बढ़ने, x में यदि वृद्धि हो रही है तो उस पर ऋणात्मक
x दिशा में बल लगता है, यदि x में कमी हो रही है तो उस पर धनात्मक x दिशा में बल लगता है। यानी कि कण की स्थिति, यानी कि कण को यदि किसी कण को जिस दिशा में विस्थापित किया जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहा है। तो F इक्वल टू क्या गया, माइनस के एक्स। और F को क्या लिख सकते हैं हम, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। यह मान हमारे को प्राप्त होता है। कण की गति को यदि स्थितिज ऊर्जा के आधार पर हम सोल्व कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा के समीकरण से हम कण की गति का समीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स, जहाँ पर वेयर ओमेगा जीरो स्क्वायर इक्वल टू क्या है, के बाई एम। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, जहाँ पर ओमेगा जीरो स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, के बाई एम, और यह कण की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। ओमेगा जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के बाई एम, जो कण की आवृत्ति को शो करता है। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। तो यह कण की गति का समीकरण हमारे को प्राप्त होता है, और यह किसका समीकरण है, सरल आवर्त गति का समीकरण है। सरल आवर्त गति यानी कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति का समीकरण है। अब यदि इस इक्वेशन को 2dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि दोनों तरफ इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, माइनस 2dx अपॉन dt से हम यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो, और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इसके इंटीग्रेशन करने के बाद में हमारे को क्या समीकरण प्राप्त होती है, सीधा लिख देता हूं, हमारे को मिलता है dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c, जहां पर c क्या है, एक समानुपाती असमाकलन स्थिरांक है। c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c क्या है, एक समाकलन स्थिरांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c हमारे को प्राप्त होता है। तो अब देखिए x इक्वल टू जीरो पर dx अपॉन dt यदि शून्य है तो देन c का मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यानी कि x इक्वल टू जीरो वाली अवस्था पर dx अपॉन dt इक्वल टू शून्य है। एक मिनट, सॉरी, x इक्वल टू जीरो पर नहीं, x इक्वल टू a पर, x इक्वल टू a पर dx अपॉन dt क्या है, शून्य है। क्यों, क्योंकि जो टर्निंग पॉइंट जो हमने a और b जो दो टर्निंग पॉइंट माने थे, वहां पर अधिकतम दूरी मैंने क्या मान ली है, x से, यानी कि x इक्वल टू जो मीन पोजीशन थी वहां से इसकी अधिकतम दूरी कितनी है, a है। तो इस बिंदु पर x इक्वल टू a पर dx अपॉन dt यानी कि a और b जो टर्निंग पॉइंट थे वहां पर कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम थी, कण की गतिज ऊर्जा शून्य थी। तो वेलोसिटी dx अपॉन dt शून्य होने के कारण से c इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि, एक मिनट, सॉरी, c इक्वल टू शून्य नहीं आएगा, क्या आएगा,
ये 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी, तो सी इक्वल टू क्या गया ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर, आई एम सॉरी एक्स इक्वल टू ए पर डी एक्स अपॉन डी टी शून्य था, यानी कि ए और बी जो दो टर्निंग पॉइंट्स जो थे उन दोनों पॉइंट्स पर कण की काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, अर्थात वेलोसिटी क्या हो गई शून्य हो गई। वेलोसिटी शून्य हो गई तो वेग शून्य होने के कारण से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है शून्य, माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी, तो सी का मान क्या गया ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। सी का मान ये हमने रख दिया है यहाँ पर, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसी समीकरण को हम लिख सकते हैं ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको लिख सकते हैं हम डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा 0 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको क्या कर दिया हमने रूट ले लिया दोनों टाइप से, दोनों तरफ से, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 डी टी, यानी कि हम अब डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू डी टी। अब ये जो समीकरण प्राप्त होता है यदि हम इसका समाकलन कर देते हैं डी एक्स अपॉन ओमेगा 0 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मान होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस इंटीग्रेशन का मान क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू टी प्लस सी डैश, जहाँ पर सी डैश एक अन्य स्थिरांक है, सी डैश क्या है एक अन्य कांस्टेंट आ गया, सी डैश एक अन्य इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है तब सी डैश का मान क्या आ जाता है शून्य आ जाता है, यानी कि t इक्वल टू भी 0 x इक्वल टू भी 0, तो सी डैश इक्वल टू क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो साइन इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू टी, तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा 0 टी, यह मान हमारे को प्राप्त होता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा 0 टी। तो यह मान कण के समीकरण को व्यक्त करता है, कण की गति के विस्थापन x इक्वल टू a साइन ओमेगा 0 टी, यानी कि कण का जो विस्थापन है, कण की जो किसी भी समय पर स्थिति है वो साइन ओमेगा 0 टी का फंक्शन है, और साइन जो फंक्शन है वो अपने आप में एक पीरियडिक फंक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि कण यदि परिबद्ध क्षेत्र में है, कण यदि परिबद्ध क्षेत्र में है, और परिबद्ध क्षेत्र कैसा है पैराबोलिक परवलयाकार विभव कूप में कण गतिशील है, और कण की अवस्था बद्ध अवस्था है यानी कि बाउंड स्टेट है, तो कण की गति हमेशा आवर्ती रूप से यानी कि कण आवर्तिक रूप से दोलन गति करता रहता है। और कण की गति का समीकरण जो है हम ऑलरेडी लिख चुके थे कि कण की गति सरल आवर्त गति की समीकरण को प्रदर्शित करता है, और कण के विस्थापन किसी भी समय t पर x इक्वल टू a साइन ओमेगा 0 t होता है। तो यह समीकरण सरल आवर्त गति का ही समीकरण है एक्चुअली में, तो a साइन ओमेगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा 0 t। इसके साथ ही आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है।